Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः मैं बाबूलाल मेवाड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा, अपन राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, यानी कि कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके तहत मैंने संत संप्रदाय और चित्तौड़गढ़ किले को कंप्लीट कर दिया था। आज है वो अपन पढ़ेंगे जालोर दुर्ग या सुवर्णगिरी दुर्ग। तो देखिएगा, जालोर का दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के तहत भी और इतिहास के तहत भी ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। देखिएगा, इसके तहत एक कवि ने बहुत ही सुंदर लाइनों में लिखा है कि न मांगू मैं थासू मैल और मेड़ी, और मैं तो मांगू डूंगरारी लूंगी रे मारा नाथ अमली, और न मांगू मैं ढोल नगाड़ा, न मांगू मैं डमरू, मैं नाच लूंगी डमरू पे भी नाच लूंगी मारा बाबा अमली। और इस प्रकार से सिकंदर ने भी कहा था कि एक इसी लाइनों में से चंद लाइनों में किसी ने लिखा है कि बस दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीत कर। तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। तो देखिएगा, जोधपुर संभाग के अंदर जालोर जिले के अंदर एक छोटा सा दुर्ग है, जो है एक जालोर दुर्ग के नाम से या सुवर्णगिरी दुर्ग से जाना जाता है। देखिएगा, जोधपुर संभाग के अंदर आने वाले जिलों को अगर आप याद करना चाहते हैं तो एक ट्रिक है कि जद बाप जासी जैसलमेर, जद बाप जासी जैसलमेर। इसके तहत इसके अंदर एक ट्रिक के अंदर ही आपको जिले याद हो जाएंगे कि इसके अंदर आने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से। 6 जिले आते हैं। एक तो ये जैसलमेर बन रहा है, और जज से जोधपुर बन गया, बा से बाड़मेर, प से पाली, जा से जालोर, और 6 से सिरोही बन गया। इसी प्रकार से इस ट्रिक के अंदर जो जालोर दुर्ग है, उस जालोर दुर्ग को अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जालोर दुर्ग के बारे में अन्य जानकारी हिस्ट्री के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो देखिए, जालोर दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिएगा, सर्वप्रथम अपन इनके उपनामों के बारे में प्राप्त जानकारी ले लेते हैं कि इसके उपनाम कौन कौन से। तो इनका एक उपनाम मिलता है सोनगिरी, यानी कि जो पहाड़ी पर बना हुआ है उसे सोनगिरी भी कहते हैं। या सोनगिरी के स्थान पर अपन सवर्णगिरी भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, सवर्णगिरी, ठीक है ना। और सवर्णगिरी के अलावा कनकाचल भी कहते हैं, सोनगढ़ भी कहते हैं, और सोनलगढ़ भी कहते हैं। सोनलगढ़ या इसे सोनगढ़ भी कहते हैं, कनकाचल भी कहते हैं इसे, कनकाचल, ठीक है ना, कनकाचल। इस प्रकार से 3 से 4 नामों का उल्लेख है वो। बाकी इसे कई जगह जालंधर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, जालंधर, क्योंकि जालंधर नाथ की क्या थी, ये तपोभूमि के होने के कारण जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्राचीन और सुदृढ़ दुर्गों में से एक है, जो सूंकड़ी नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? सूंकड़ी नदी के किनारे पर है। सूंकड़ी नदी के किनारे की अगर और भी अंदर डीपली जाकर के पूछे आपको, तो सूंकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है, ध्यान रखिएगा। और साहित्य व शिलालेख में से एक, इसमें से शिलालेख मिलता है जबालीपुर शिलालेख। इसके साहित्य या शिलालेखों के अनुसार इसका नाम मिलता है वो जबालीपुर भी मिलता है और जालूर भी मिलता है, जालहुर, ठीक है ना, जालूर, और जाबालीपुर भी मिलता है, जाबालीपुर भी इनका नाम मिलता है। यानी कि जालोर के ये प्रमुख नामों का उल्लेख मिलता है। और इनके निर्माण की अगर अपन बात करें तो इनका निर्माण है वो परमार राजपूतों ने तो प्रारंभ किया था, ऐसा कहा जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर कहा जाता है कि इसका निर्माण है वो प्रारंभ तो किसने करवाया था? हालांकि कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि परमार राजपूतों ने प्रारंभ करवाया था, परमार राजपूतों ने निर्माण प्रारंभ करवाया था। लेकिन पूरा है वो कौन करता है? तो वो करता है नागभट्ट प्रथम। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इनका जो वो है वो परमार राजपूत नहीं है, वो प्रतिहार राजपूत है, ध्यान रखना। जो नरेश है वो प्रतिहार राजपूत है, देखिएगा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इनका जो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका जो निर्माण पूरा करते हैं वो करते हैं प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इस प्रकार से देखिएगा, क्योंकि ये डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है ये एक इतिहासकार के रूप में रहे हैं। अब देखिएगा, एक
प्रतिहार से अपन ये भी जान लेते हैं कि प्रतिहारों का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो प्रतिहारों का शासनकाल वो रहा था 750 ईस्वी से 1018 तक रहा था। 750 ईस्वी से 750 ईस्वी टू 1018, ये इनका क्या रहा था, शासनकाल रहा था। प्रतिहार नरेशों का ये जो शासनकाल रहा था। अब देखिएगा ये सुर्खियों में क्यों रहता है, महत्वपूर्ण क्यों रहता है। महत्वपूर्ण रहने का कारण ये है कि देखिएगा ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब दिल्ली से कोई भी सल्तनत, जैसी कोई भी सल्तनत है, मुगल सल्तनत है, जो भी वंश रहे थे, अब दिल्ली पड़ता है। अब राजस्थान का इस प्रकार का मैप है, देखिएगा ये राजस्थान का मैप है, यहाँ पर दिल्ली पड़ता है और जालोर कहाँ पर है, यहाँ पर है जालोर, और ये कहाँ है, ये है दिल्ली। और इस तरफ का जो रास्ता है वो क्या है, गुजरात है। एक बार कहा जाता है कि दिल्ली से गुजरात जाने का जो रास्ता है वो यही है, और बाकी है वो रणथंभौर होकर के अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर से होते हुए निकला था, क्योंकि जालोर की जो कानड़देव है उन्होंने एक बार मना कर दिया था, ये रास्ता है वो इन्होंने मना कर दिया था। अब यहाँ तो किन का शासन है, सोनगरों का शासन रहा था, सोनगरा चौहानों का शासन रहा था। लेकिन आसपास के जो निकटवर्ती जो इलाके थे, इसके जो आसपास के इलाके है, ये जो इलाके पड़ते हैं जालोर के जो आसपास के इलाके है, उनमें है वो गुर्जरों का शासन रहता था, गुर्जरों का, यानी कि यहाँ पर गुर्जर का शासन रहा करता था। अब देखिएगा इनके अलावा जालोर के अंदर अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर है वो नागभट्ट प्रथम ने इसे जब राजधानी बनाया था, उस समय है वो इस किले का निर्माण करवाया था, इस दुर्ग का, महत्वपूर्ण दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब चलते हैं अपन एक की तरफ, जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री के तहत मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एक का मतलब क्या होता है। अब देखिएगा एक बार दिल्ली से जालोर होते हुए गुजरात जाना चाहता था, और वापस आते हुए उसने सोमनाथ मंदिर लूट के जब ये वापस आ रहा था तो इन्होंने इस सेना पर है वो अपना आधिपत्य थोप दिया था। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ से जाना चाहता था तो कानड़देव ने क्या कर दिया, जालोर का उस समय शासक कौन था, कानड़देव था, कानड़देव था। अब कानड़देव ने उस समय मना करने के बाद जब ये निकलता है तो ऊपर से होते हुए रणथंभौर होते हुए निकलता है, और रणथंभौर से गुजरात रास्ता होने के कारण यहाँ पर है वो, यहाँ का दिल्ली और गुजरात का रास्ता होने के कारण मुस्लिम सल्तनत सबसे सर्वाधिक आक्रमण है वो मुस्लिम सल्तनतों का जालोर दुर्ग पर झेलना पड़ा था। और कहा जाता है कि ये जब जाता है तो कहाँ जाता था, ये सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहा था, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रहा था, और उस समय इसका रास्ते का क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और इसी प्रकार से है वो वापस जब ये घेराबंदी करता है तो 13 साल तक इसने घेराबंदी रखी थी, 13 वर्ष तक घेराबंदी रखी थी। एक शासक हुआ था जो बीक नाम से दहिया राजपूत था, इसका जो एक सेनापति था बीक दहिया राजपूत, इसका नाम क्या है, बीक। और बीक जो दहिया राजपूत था उसकी गद्दारी के कारण है वो अलाउद्दीन खिलजी 13 साल की घेराबंदी के बाद में जालोर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। सन 1311 के अंदर है वो इसने अधिकार कर लिया था जालोर दुर्ग पर। अब देखिएगा सुंडा पर्वत शिलालेख के अनुसार क्या जानकारी मिलती है, एक शिलालेख मिलता है सुंडा पर्वत शिलालेख, उसमें से क्या जानकारी मिलती है, देखिएगा सुंडा पर्वत शिलालेख या सुंडा पर्वत शिलालेख, पहले इसका नाम है वो सुंडा पर्वत मिलता था, लेकिन कालांतर में इसी का अपभ्रंश है, ध्यान रखना, सुंडा, ठीक है ना। पहले तो इसका नाम क्या मिलता था, सुंडा मिलता था, लेकिन इसका बाद में अपभ्रंश, कालांतर में इसका अपभ्रंश क्या हो गया है, यहाँ पर सुंडा हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर ये मिलता है कि सुंडा के अंदर अपने को सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि यहाँ पर जो दुर्ग की प्राचीर या दुर्ग की जितने भी उपकरण हैं, जो तोप खाने वगैरह बनवाए हैं, तो वो बनवाए हैं समर सिंह ने। इससे जानकारी ये मिलती है कि यहाँ पर एक समर सिंह ने दुर्ग प्राचीर बनाई थी, जो दुर्ग की प्राचीर बनाई हुई है वो किसने बनाई है, समर सिंह ने बनवाई है। इसी प्रकार से आगे की महत्वपूर्ण जानकारियां देखिएगा आक्रमणों के बारे में या अन्य जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। दर्शनीय स्थल कौन कौन से, देखिएगा एक हिस्ट्री सीटर यहाँ पर यात्रा करता है, निजाम, ठीक है ना, हिस्ट्री सीटर यात्रा करता है जिसका नाम है निजामी, ठीक है ना। ये निजामी ने यात्रा करते वक्त लिखा था, या ये जो निजामी है इसका पूरा नाम हसन निजामी मिलता है, ध्यान रखना, हसन निजामी, ठीक है। हसन निजामी यहाँ की यात्रा करता है, ये है वो ताज उल फकीर, ताज उल मासिर का लेखक था, ध्यान रखना, इसने ताज उल मासिर, ये इसका लेखक है, ध्यान रखना, ताज उल मासिर का लेखक है, इसका क्या है, ये लेखक है।
इसने लिखा है कि ये दुर्ग है वो एक शक्तिशाली दुर्ग या अजय दुर्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कीर्तिपाल की। तो कीर्तिपाल कौन था? कीर्तिपाल, और किस प्रकार से वो कीर्तिपाल ने यहाँ पर शासन प्रारंभ किया था? तो देखिएगा, एक अल्हण नाम का राजा हुआ था। अल्हण का जो पुत्र है, ये अल्हण किसका पुत्र था? तो अल्हण के अश्वराज का पौत्र था अल्हण, ठीक है ना। ये अश्वराज का किसका पुत्र था? इसके पिता का नाम क्या था? अल्हण था, अल्हण। अब अल्हण कौन था? ये अश्वराज का पुत्र था, अश्वराज का पौत्र था। इससे ज्यादा जानकारी है वो कोई डीपली पूछी नहीं जाती। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के तहत आपको पूछा जाएगा तो इतिहास में इससे ज्यादा कोई जानकारी पूछी नहीं जा सकती। अब देखिएगा, कहा जाता है कि कीर्तिपाल का ही जो उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है समर सिंह। इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? समर सिंह। अब देखिएगा, समर सिंह के बाद में जो इसका उत्तराधिकारी के बारे में, इससे भी बाद में अपन जानकारी प्राप्त कर देंगे। तो देखिएगा, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसका जो उत्तराधिकारी, इसके बाद में जो उत्तराधिकारी बना है वो बना था उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह। अब समर सिंह तक तो अपने जानकारी प्राप्त कर ली कि दुर्ग की प्राचीर का निर्माण इसने करवाया था। और ये जो है उदय सिंह है, ये सारे के सारे क्या है? सोनग्रा राजपूत है, सोनग्रा चौहान राजपूत है, सोनग्रा चौहान। अब देखिएगा, इसके अलावा ये जो है महत्वपूर्ण ये है कि विक्रम संवत 1278 के अंदर, विक्रम संवत 1278 के अंदर इल्तुतमिश ने राजपूता अभियान जारी किया था। इल्तुतमिश जो दिल्ली का उस समय सुल्तान था, इल्तुतमिश ने राजपूताना अभियान जारी किया था। उस राजपूताना अभियान में समर सिंह जो कीर्ति है, इस कीर्ति के विवाह की अगर जानकारी प्राप्त हो तो अपने पास में गुजरात से इसने, गुजरात का एक शासक था भीमदित्य, तो उसकी पुत्री भीमदित्य की पुत्री से विवाह किया था। ध्यान रखना, कीर्तिपाल ने विवाह किससे किया था? लीला देवी से, लीला देवी। अब लीला देवी कौन थी? ये भीम की पुत्री थी, भीम सेकंड की, ध्यान रखना, भीम सेकंड की पुत्री थी। और भीम सेकंड कौन था? गुजरात का उस समय प्रतापी शासक था, ये गुजरात का प्रतापी शासक था। और इसने यहीं पर इसकी पुत्री लीला देवी से विवाह किया था। और इसके बाद में समर सिंह की जानकारी भी यहाँ से मिलती है। कीर्तिपाल का जो उत्तराधिकारी बनता है समर सिंह, उस समर सिंह के अनुसार ये जानकारी मिलती है। अब देखिएगा, समर सिंह के बाद में जब उदय सिंह के बारे में अपन मिलेंगे तो उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर देंगे। अब देखिएगा, इल्तुतमिश के बाद में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं कि राजपूताना के अंदर जब ये महत्वपूर्ण घटना होती है, तो ये इल्तुतमिश के बाद में अपन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन इससे पहले इल्तुतमिश जब जालोर आता है और जालोर से जब ये उदय सिंह इनसे मिलने जाते हैं, तो कहा जाता है कि उस समय मंडोर किले और नाडोर किले वगैरह का ये जीत चुका था। और गुजरात के बागोला नामक स्थान पर ये मिलते हैं और युद्ध किए बिना ही ये इल्तुतमिश वापस चले जाते हैं। और उसके बाद में कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि AK आता है। छोटी सी जानकारी थी इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश ने युद्ध किए बिना ही 1278 के समय जब राजपूताना अभियान जारी किया था, बाकी सब राजाओं से ये युद्ध करता है, यानी कि इन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह की थी, लेकिन जालोर के सोनग्रा सोहाना से युद्ध किए बिना ही वापस लौट गया था। बागोल गुजरात के शासक, बागोला जो गुजरात के उस समय शासक हुआ करते थे। अब देखिएगा, बातें करते हैं उदय सिंह की, तो इन्होंने मंडोर जीता था और नाडोल भी जीत चुका था। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि चंगेज देव है, सामंत सिंह है। चंगेज देव का उदय सिंह का पुत्र कौन है? चंगेज देव है। चंगेज देव के बाद में कौन आता है? सामंत सिंह आता है। और सामंत सिंह के बाद में इनके पुत्र, सामंत सिंह का जो पुत्र है वो आता है कानड़ देव। महत्वपूर्ण जानकारी ये है, जालोर दुर्ग के अंदर सबसे सर्वाधिक प्रतापी जो शासक रहा है और सर्वाधिक इतिहास के रूप में जानकारी योग्य है वो है कानड़ देव। अब देखिएगा, इस प्रकार का राजस्थान का छोटा सा मैप यहाँ पर पड़ता है दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली, ये जो दिल्ली का क्षेत्र, और ये पड़ता है गुजरात। इसके पुत्र का नाम था विरमदेव, विरमदेव, ये इसका क्या था? पुत्र था। और यहाँ पर उस समय शासक किसका था? AK का, ठीक है ना, AK का। इस AK की बेटी का नाम था फिरोजा, ठीक है ना, फिरोजा। अब देखिएगा, जब कहा जाता है कि कानड़ दे
और इनके साथ में संबंध अच्छे थे उस समय वीरमदेव को। कई तो ये कहते हैं कि वीरमदेव को इनके साथ में भेजा था, या वीरमदेव एक एक सल्तनत में यानी कि इनकी सल्तनत में इनके पास ही रहा करता था। लेकिन कई हिस्ट्री शीटर या कई इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने संबंध अच्छे करने के लिए फिरोज शाह का जो है नाता वगैरह या फिर रिश्ता बनाने के लिए कानड़ के साथ में भेजा था। तो देखिएगा क्या होता है कि जब ये निकलता है गुजरात अभियान के लिए, तब इसने मना कर दिया था। यहाँ पर पड़ता है जालोर, ये जालोर का उस समय शासक था। जब ये जालोर के अभियान की तरफ जालोर होते हुए निकलता है, यानी कि मुस्लिमों का जो मुख्य रास्ता था गुजरात जाने का वो जालोर होके ही गुजरता था, तब इन्होंने मना किया था। तब ये निकलता है रणथंभौर की तरफ, और इसने किसको जीता था? रणथंभौर को जीता था। रणथंभौर के बाद में ये जीतता है चित्तौड़ को। रणथंभौर के बाद में किसको जीतता है? चित्तौड़ को, जब मैंने आपको पढ़ाया था। और चित्तौड़ के बाद में इसने जीता था सिवाना को। अब ध्यान रखिएगा, सिवाना जालोर दुर्ग की क्या है? कुंजी है। सिवाना जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से जाना जाता है। जालोर की कुंजी, जालोर की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? तो सिवाना दुर्ग को कहते हैं। अब देखिएगा उस समय जो सिवाना पर शासक करते थे, यानी कि जो इसका भतीजा था वो यहाँ पर शासनकाल के दौरान रहते थे। सन 1311 की बात है, ये 1311 के आसपास की बात है। उस समय यहाँ पर सातल दे नामक एक व्यक्ति थे, वो सिवाना दुर्ग पर रहते थे। सातल देव ये है वो, इसका क्या था? कानड़ दे का क्या है? भतीज है। ये इनके भतीज थे जो यहाँ पर हरा करके निकल जाते हैं। वापस जब निकलते हैं तो यहाँ पर है वो कमालुद्दीन नामक एक व्यक्ति आए थे जो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। उन्होंने है वो इनको हरा दिया था और सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। और उसके बाद में देखिएगा इसका जो महत्वपूर्ण जो बात ये है कि यहाँ पर एक अधिकार का बात करें तो सोनग्रा चौहान उस समय जो वीरमदेव उनके पुत्र थे, उसके वीरमदेव के पुत्र जब इनके पास में कोई जीतने की या किसी प्रकार की कोई चांस नहीं बचते हैं, तब ये फिरोज शाह का विवाह किसके साथ में करवाना चाहते हैं? कानड़ के पुत्र वीरमदेव के साथ में, इसके पुत्र वीरमदेव के साथ में। तब वीरमदेव कहते हैं कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, मैं परणु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान। ठीक है ना? अगर मैं इस प्रकार से विवाह अगर इन एक एक की पुत्री फिरोजा से करूंगा तो मामा लाजे भाटी यानी कि इनके जो ननियाल है वो किनके यहाँ मिल जाता है? अपने को भाटी के यहाँ, भाटी वंश के यहाँ मिल जाता है। और कुल यानी कि ये चौहान वंश से बिलोंग करते हैं। और जे पर्णु तर्कणी यानी कि ये जो इस प्रकार की इस तुर्कनी समुदाय से बिलोंग करते हैं एक। और पश्चिम उगे भान, भान का मतलब होता है सूर्य। इस प्रकार से वीरमदेव ने इनसे विवाह का क्या किया था? नाता है वो तोड़ दिया था। और बाद में कहा जाता है कि फिरोजा ने क्या कर दिया था? यमुना नदी के किनारे है वो अपनी सुसाइड कर ली थी, यानी कि आत्महत्या कर दी थी। और उसके बाद में इन्होंने 1311 के अंदर आखिरकार में 13 वर्ष के लंबे घेराव के बाद में 13 वर्ष के लंबे घेराव के बाद में बीक नाम का एक दहिया राजपूत था। और उसकी दहिया राजपूत इसकी जो परंपरा के अनुसार या इनकी जो लीकेज पॉइंट जो थे इनके जालोर दुर्ग के बारे में वो बताने के कारण एक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद में देखिएगा एक और है कि जोधपुर के उस समय जोधपुर का एक राव गंगा सिंह, इन्होंने भी इन पर आक्रमण किया था, जालोर पर आक्रमण किया था। इनके शासनकाल में इन्होंने आक्रमण नहीं किया था, इनके शासनकाल में राठौड़ों ने भी आक्रमण किया था जालोर दुर्ग पर, यानी कि इनके शासनकाल में राठौड़ों पर भी आक्रमण किया था। और यहाँ पर उस समय है वो मलिक शेरशाह की दरगाह भी बनी हुई है। और मलिक शेरशाह के अलावा ये जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाते समय बुलाया था। और कहा जाता है कि ये आक्रमण के समय दिल्ली चले गए थे आक्रमण के बाद में, और दिल्ली तक इनका है वो रास्ता साफ हो चुका था, यानी कि जोधपुर के बाद में इनका, मारवाड़ के बाद में सारे रास्ते है वो साफ हो। देखिएगा अब बात करते हैं मारवाड़ और जालोर के संबंधों की। मारवाड़ का उस एक शासक थे मालदेव, यानी कि जोधपुर के उस समय शासक थे राव मालदेव। मारवाड़ के शासक थे राव मालदेव। इन्होंने है वो जालोर दुर्ग पर क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। और कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद में बिहारी पठानों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद में बिहारी पठानों ने
जालोर दुर्ग पर क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था। बिहारी पठानों ने इस पर अधिकार कर लिया था। और इसी के बाद, इसी के फलस्वरूप देखिएगा, बिहार पठानों के आक्रमण के बाद में, या इनके आक्रमण जब हो जाते हैं, तो बिहारी पठानों से किसने छीन के लिया था वापस? कौन छीन के ले लेता है? राठौड़ छीन के ले लेते हैं, यानी कि राठौड़ों ने इनसे वापस छीन करके ले लिया था। अब देखिएगा, इनकी मृत्यु के बाद में, यानी कि बिहारी पठान जो है, इनके उस समय जोधपुर के शासक थे महाराजा गजय सिंह ने। इस पर आक्रमण किसने किया था? महाराजा गजय सिंह ने। गज सिंह ने, महाराजा गज सिंह ने इन पर आक्रमण किया था सन 1607 के आसपास में। सन 1607 में आक्रमण किया था। वो क्या कहलाए? राठौड़ कहलाए थे, यानी कि गज सिंह क्या थे? राठौड़ थे। और जोधपुर से उस समय भीम सिंह और मान सिंह क्या बैठ गए थे? राजगद्दी पर जो विवाद चल रहा था, गज सिंह। अब इनके बीच में विवाद किसका घुस जाता है? मान सिंह का, ठीक है ना, मान सिंह। अब मान सिंह जोधपुर के उस समय शासक थे भीम सिंह, और भीम सिंह के छोटे भाई थे। इसके बड़े भाई का नाम क्या है? ये इनके बड़े भाई थे। और मान सिंह है वो इनसे, भीम सिंह से विवादित होकर के जालोर दुर्ग में आश्रय लेते हैं, यानी कि जालोर दुर्ग चले आते हैं। और भीम सिंह ने आदेश दिया था कि आप है वो जालोर दुर्ग छोड़ करके कहाँ आ जाएंगे? कहाँ आ जाइएगा? जालोर दुर्ग छोड़ करके, यानी कि इन्होंने आश्रय लिया था। आश्रय लिया था, कहाँ लिया था आश्रय? जालोर दुर्ग के अंदर लिया था। और भीम सिंह ने आदेश दिया था, क्योंकि भीम सिंह उस समय जोधपुर के शासक थे, तब इन्होंने कहा था कि मान सिंह से कहा था कि जब आप जालोर दुर्ग को क्या कर दीजिएगा, खाली कर दीजिए और वापस जोधपुर आ जाइएगा। तब मान सिंह ने एक दो लाइनों के साथ में कहा था कि अब्बा फटे घर उल्टे, कटे बातरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़फड़े, जज छूटे जालोर। यानी कि जालोर छूटने की कोई उनके पास में संभावना ही नहीं थी, और जालोर जाने के लिए ये निरंतर परास्त हो चुके थे, और भीम सिंह के पास में नहीं गए थे, क्योंकि ये अब जालोर में अपनी आश्रय यानी कि शरण स्थली को समायोजित कर चुके थे। अब देखिएगा, उस समय जोधपुर के जब मान सिंह यहाँ पर आए थे, तो इन्होंने मान सिंह महल बनवाया था। यहाँ पर महल बनवाए थे, और दुर्ग के लिए क्या बनवा के गए? झरोखे बनवा के गए, झरोखे बनवा के गए। और रानियों के लिए 2 मंजिला रानी महल, रानियों के लिए 2 मंजिला रानी महल। इस दुर्ग की प्रमुख स्थलों के बारे में कहे तो ये रानियों की महल भी बना के गए, यानी कि वो कितने? 2 मंजिले के रूप में मिलता है। और अन्य स्थलों के बारे में अपन कहे तो अन्य स्थल क्या क्या होंगे जालोर दुर्ग के अंदर, उनके बारे में भी आप नोट कर दीजिएगा। जालोर के अंदर 3 जैन मंदिर है, ध्यान रखिएगा। 3 जैन मंदिर जालोर के अंदर क्या मिलते हैं? जालोर दुर्ग के आसपास में 3 जैन मंदिर मिलते हैं। और दहियों की पोल मिलती है, दहियों की पोल मिलती है, दहियों की पोल, ठीक है ना। सूरज पोल वगैरह सभी इसमें भी पोल वैसे के वैसे हैं। संत मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह की दरगाह, मलिक शाह दरगाह, ठीक है ना। जोग माया का मंदिर, जोग माया का मंदिर भी जालोर दुर्ग के अंदर मिलता है। जालंधर नाथ की तपोभूमि होने के कारण जालंधर नाथ का भी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। वीरमदेव यहाँ पर शासक बने थे, तो वीरमदेव की चौकी, वीरमदेव की चौकी, यानी कि इनकी प्रमुख चौकी के रूप में इनको पार करने के बाद में ही जबाली कुंड भी बना हुआ है। 2 बावड़ियां बनी हुई है। एक विशेष करके ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बना हुआ है? शिव मंदिर बना हुआ है। इसी कारण मैंने जब क्लास के शुरुआत में जो आपको चंद लाइनें कही थी, वो शिव जी के ऊपर ही इनके द्वारा लिखी हुई है। अब देखिएगा, यहाँ पर तोप खाना बना हुआ है। विशेष करके जालोर दुर्ग के अंदर जानकारी है वो क्या है? तोप खाना। और तोप खाना ही बाद में बनता है। तोप खाने से पहले, ये जब तोप खाना था, उसके बाद में यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने इसके यहाँ पर है वो भोजराज नामक शासक आया था, जो परमार राज शासक थे। उन्होंने इसको संस्कृत पाठशाला में चेंज कर दिया, और मुस्लिम आने के बाद में इसको मस्जिद के रूप में चेंज कर दिया था। इस प्रकार से वो चामुंडा माता का मंदिर या जोगमाया का मंदिर भी इसमें मौजूद है। 2 बावड़ियां हैं, और एक छोटा सा कीर्ति स्तंभ, परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी है, छोटा सा, ध्यान रखना। और अन्य कीर्ति स्तंभ अपन ने कहाँ पढ़े थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पढ़े थे। आज तक जालोर दुर्ग, और अगला अपन एक और नए दुर्ग के साथ में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। यू हैव ए नाइस डे। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।